वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, अगर आपने सीटेट में उर्दू सब्जेक्ट लिया है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इससे आपको एग्ज़ाम देने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। उर्दू पेपर में सीटेट के कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बार बार आते हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो हम लोग इस वीडियो में उसी टॉपिक्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, जैसे कि लर्निंग डिसेबिलिटी, एनसीएफ 2005, पोर्टफोलियो। ये 3 टॉपिक इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आने के चांसेस, इन टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि सीखने की अदम सलाहियत। आप सभी ने इसको हिंदी में पढ़ा होगा, इंग्लिश में पढ़ा होगा। आपने जो कोर्स किया है उसमें ये सिलेबस में पढ़ाया जाता है, तो आप ये पहले पढ़ चुके होंगे। लेकिन हम लोग इसमें केवल उर्दू में इसको समझेंगे। उर्दू में भी डिसलेक्सिया को डिसलेक्सिया ही बोलते हैं, डिस्ग्राफिया को डिस्ग्राफिया ही बोलते हैं। कुछ और नहीं बोलते हैं जो आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। तो सबसे पहला यहाँ पे जो दिया है वो है डिसलेक्सिया। ये ऐसी डिसेबिलिटी होती है जो बच्चे में जो बच्चे के हर मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर उसका आईक्यू कम है तो उसी को होगी, ऐसा नहीं है। मिनिमम आईक्यू वाले स्टूडेंट को भी ये डिसेबिलिटी हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब क्या होता है? मेनली ये जो ऊपर के दो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया। इनसे क्वेश्चंस ज़्यादातर देखने को मिले हैं। जैसे कि डिसलेक्सिया ऐसे स्टूडेंट जिनको पढ़ने में मुश्किल आती है, पढ़ने से मुतालिक दुश्वारियाँ। जैसे कि वो 100 को क्या पढ़ते हैं, वो 100 को वॉस पढ़ते हैं और उनको जो बी होता है वो उसको डी में पढ़ लेते हैं। बी और डी में कंफ्यूज रहते हैं वो हमेशा। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको पढ़ने में परेशानी आती है, पढ़ने से मुतालिक दुश्वारियाँ, तो आप याद रखिएगा अगर क्वेश्चन कहीं पे भी आए कि पढ़ने से मुतालिक दुश्वारियाँ को क्या बोलेंगे, डिसलेक्सिया बोलेंगे, डिस्ग्राफिया, तो आप याद रखिएगा उसे डिसलेक्सिया बोलेंगे। डिस्ग्राफिया क्या होता है? डिस्ग्राफिया आप वर्ड से इसे रिलेट करके पढ़ें, जैसे कि डिस्ग्राफिया ग्राफ, तो आप समझ लीजिएगा कि डिस्ग्राफिया में लिखने से मुताल्लिक दुश्वारियाँ, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिनको लिखने में थोड़ी परेशानी आती हो तो उनको डिस्ग्राफिया बोलते हैं। थर्ड जो है वो है डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया वर्ड समझिए, कैलकुलेशन से कैलकुलिया। ऐसे स्टूडेंट जिनको गणित में यानी कि जिनको मैथ सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है उन्हें डिसकैलकुलिया बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे 3 है इंपॉर्टेंट, और भी हैं, आगे हम लोग देखते हैं। अगला है अफेजिया। अफेजिया यानी कि ज़बान से मुतालिक दुश्वारियाँ। ज़बान से मुतालिक दुश्वारियाँ यानी कि जो भाषा संबंधित कठिनाइयाँ आती हैं जिन बालक में, उन्हें अफेजिया बोलते हैं। अगला है 5th नंबर में अलेक्सिया, पठन संबंधित कठिनाइयाँ। अगला है डिस्थीमिया यानी कि तनाव संबंधित जो परेशानियाँ जिन बालक में आती हैं उन्हें डिस्थीमिया बोलते हैं। अगला है डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया यानी कि कशमकश वाली जो हालात हो जाती है, कैफियत हो जाती है, उसको डिस्मॉर्फिया कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी हैं, कुछ 7 इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताई हैं। बहुत सी होती हैं लेकिन ये जो 7 हैं वो इम्पॉर्टेंट्स हैं, इसी से एग्ज़ाम में आते हैं अधिकतर। तो इसके आगे अब हम लोग पोर्टफोलियो के बारे में समझेंगे कि पोर्टफोलियो क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ेंगे एनसीएफ, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो पोर्टफोलियो क्या होता है इसको समझ लीजिए। एक ऐसा बस्ता या फाइल जिसमें किसी शख्स या तालिबे इल्म की ज़िंदगी के ख़ास पहलुओं, ज़माने तालिबे इल्मी की कामयाबी और वो सभी जानकारियाँ जिसका ताल्लुक़ तालिबे इल्म या मुतल्लिका शख्स से हो, उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। यानी कि आप ये समझिए कि कोई भी शख्स या स्टूडेंट हो या कोई भी शख्स हो, जिसकी ज़िंदगी के जितने भी ख़ास पहलू हैं उन सब की जानकारी इसमें होती है, इस फाइल में मौजूद होती है। उसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, उसने लाइफ में कितनी तालीम हासिल करी, उसने लाइफ में क्या-क्या कामयाबियाँ हासिल करी, इन सभी की जानकारी होती है। यहाँ पे देखिए लिखा है पोर्टफोलियो में क्या-क्या शामिल होता है। पोर्टफोलियो में ज़ाती वाक़फ़ियत होती है, यानी कि ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बताया जाता है। ख़ानदानी, उसका ख़ानदान में क्या ताल्लुक़ है, कैसा ख़ानदान है, क्या है, ख़ानदान की जानकारी होती है। तालीमी वाक़फ़ियत होती है। तहज़ीब व तमद्दुनी वाक़फ़ियत यानी कि इसे कल्चर बोल सकते हैं, उनकी क्या कल्चर है उसकी जानकारी होती है। खेल व कूद की वाक़फ़ियत यानी कि अगर उसने कोई मुक़ाम हासिल किया है खेल व कूद में तो उसकी भी जानकारी दी जाती है।
साथ ही साथ तालिबे इल्म की या जिसका बना रहे हैं आप पोर्टफोलियो, तो उसने जो भी लाइफ में कामयाबी हासिल की है उस सभी की जानकारी इसमें दी जाती है। तो क्वेश्चन इस तरह से आ चुका है कि इसमें केवल स्टूडेंट के बारे में होता है या किसी का भी, तो ध्यान रखिएगा केवल स्टूडेंट का नहीं, इसमें स्टूडेंट के साथ साथ किसी भी शख्स, स्टूडेंट का भी हो सकता बनता है और कोई भी शख्स का ये पोर्टफोलियो बनाया जाता है। उसके बाद एनसीएफ 2005, आप सभी इससे वाकिफ़ होंगे, आप सभी ने इसे बहुत पढ़ा होगा, हिंदी में ही पढ़ा होगा, इंग्लिश में ही पढ़ा होगा, पर्यावरण में भी आता है, सभी में आता है। तो एनसीएफ 2005 उर्दू में भी आता है। तो एनसीएफ 2005 में क्या है, जिनको नहीं पता है तो एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है उर्दू में एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। पहला देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन जो है वो है मदरसे की तालीम का अब तक का जदीद कौमी दस्तावेज। अगर इसे हिंदी में कहें तो विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज वो है जवाब है एनसीएफ 2005। अगला जो है वो है किसी वजारत की ईमा पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया। अगर आप इसे हिंदी में समझे तो किसी मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया। तो किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया, तो याद रखिएगा MHRD, यहाँ पे देखिए लिखा है इसका फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, किसकी सदारत में दानिश्वरों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया, यानी हिंदी में अगर इसे कहें तो किन की अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया। तो प्रोफेसर यशपाल, आप इसके बारे में पढ़ भी चुके होंगे, इनके बारे में भी पढ़ा होगा आपने प्रोफेसर यशपाल के बारे में। मार्गदर्शन सिद्धांत, यानी कि एनसीएफ में जो सबसे अहम है उनके जो मार्गदर्शन सिद्धांत है, इनके कुछ 5 हैं बहुत इंपॉर्टेंट, उसको ज़रूर ध्यान में रख के जाइए। देखिए यहाँ पे लिखा है इल्म को स्कूल के बाहरी ज़िंदगी को जोड़ा जाए, यानी कि इल्म को स्कूल के बाहरी ज़िंदगी से जोड़ा जाए। यहाँ पे से होना चाहिए से जोड़ा जाए, यानी कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। तो ये इसको ध्यान रखिएगा। सेकंड जो है वो है इम्तिहान को दर्जे की सरगर्मियों से वाबस्ता करते हुए मज़ीद लचीला बनाना, यानी कि परीक्षा को कक्षा गतिविधियों से जोड़ते हुए अधिक लचीला बनाना। थर्ड है इसका पढ़ने की जो रटने वाली आदत होती है उसे छुड़ाया जाए, यानी कि जो पढ़ाई में रटने प्रणाली है उसको मुक्त किया जाए। आप देखिएगा पेडागोजी में एक ऑप्शन ऐसा दिया जाता है जिसमें रटने की बात कही जाती है, तो उसको तो आप आँख बंद के क्रॉस कर दिएगा, क्योंकि कहीं पे भी रटने को महत्व नहीं दिया है। तो याद रखिएगा एनसीएफ 2005 में कहा भी गया है कि रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए पढ़ाई को। फोर्थ है जो वो है पढ़ने का मामूल निसाबी किताब तक महदूद ना रह जाए, यानी कि पाठ्य चर्चा या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए। केवल पाठ्य पुस्तक से ही मतलब आप सिर्फ पाठ्य पुस्तक पे ही डिपेंड ना रहें। उसके बाद जो 5th पॉइंट है वो है कौमी अहमियत के पहलुओं को निसाब में शामिल करना, यानी कि राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल करना, इसे हिंदी में समझे तो। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो है एनसीएफ 2005 का खास जरिया है, यानी कि खास जरिया अगर आप कहें तो इसका क्या सूत्र है, तो वो है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि अधिगम बिना बोझ के। अगर आपको एनसीएफ समझ में आया हो, पोर्टफोलियो समझ में आया हो, लर्निंग डिसेबिलिटी समझ में आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।